रामविलास शर्मा जी का यह आर्टिकल है, यथार्थ जगत और साहित्य। आप जानते हैं कि रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी विचारक चिंतक माने जाते हैं और वो बार बार मार्क्सवाद की हर तरह से व्याख्याएं करते हैं। अब उनकी लेखनी से, उनकी दृष्टि से हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन उनको पढ़ना समझना भी ज़रूरी है और उनके योगदान को बाकायदा डिफाइन करना, उसके महत्व को रेखांकित करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसको रेखांकित या उसको स्थापित नहीं करेंगे या उसकी वास्तविकता को नहीं समझेंगे तो हमें रामविलास शर्मा के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हमारे दिमाग में हो जाएगी। क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के पिता धुरंधर विद्वान रहे, एक छोटे से कॉलेज में सारी उम्र पढ़ाते रहे, लेकिन सिंपल जीवन जीकर के उन्होंने इतना कुछ किया और इतना कुछ लिखा कि लगभग 100 पुस्तकें लिखने वाले रामविलास जी बार बार भौतिक जीवन की बात करते और भौतिक कार्ल मार्क्स के उस चिंतन को बहुत ज़्यादा स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी उनका माना जाता है। इंग्लैंड के बेकन और लाक जैसे चिंतकों ने अनुभव और व्यवहार को ज्ञान का आधार और उसकी कसौटी माना था। फ्रांस के भौतिकवादियों ने इस विचारधारा को विकसित किया था। वैज्ञानिक भौतिकवाद ने हेगल के द्वंद्वात्मक पद्धति और फ्रांस के भौतिकवाद से बहुत कुछ लिया, किंतु उससे ज्ञान और व्यवहार का संबंध नए ढंग से जोड़ा। मार्क्स ने कहा कि दार्शनिकों ने अभी तक तरह तरह से संसार की व्याख्या की है, लेकिन मुख्य बात है उसको बदलने की। डायलॉग आपने सुना ही होगा, कथन सुना होगा कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा ना कि संसार की व्याख्याएं बहुत हो चुकी है, असल बात है इस संसार को परिवर्तित करने की, बदलने की। हम इस संसार को एक नई दुनिया, एक नए विचार के साथ, एक नए अस्तित्व के साथ कैसे समझ सकते हैं। और इसलिए उसने नारा दिया था कि मजदूरों, हे दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास पाने के लिए सारा जहां है। तो उसने भौतिक जीवन की व्याख्या की। हेगल ने इस संसार की आत्मिक भौतिक व्याख्या नहीं की, बल्कि भाववादी व्याख्या की। तो मार्क्स ने उस व्याख्या को उलट करके भौतिकवादी व्याख्या की। उसने कहा कि संसार में मनुष्य की गरीबी और उसके दुख दर्द का कारण कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था है। उसके कारण कुछ मनुष्यों के पास बहुत संपदा है, बहुत संसाधन है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा मनुष्यों के पास कुछ भी पावर नहीं है, कुछ प्रिविलेज नहीं है। इसलिए वो कहता है कि इस सारे प्रिविलेज से उन चीज़ों को हर किसी को बराबर का हिस्सा दिलाने के लिए मजदूर वर्ग या जो श्रमजीवी वर्ग है उसको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और सत्ता पर कब्जा करेगा, तभी वो बराबर का हक पा सकता है। ये उसका कहना है। वैज्ञानिक भौतिकवाद का जन्म संसार को समझने और उससे बदलने के लिए, मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए हुआ था। इसका कारण यह था कि इतिहास में एक नई घटना घट चुकी थी। ये घटना थी मजदूर वर्ग का जन्म। ये वर्ग अपने जन्म से ही संसार को बदलने के स्वप्न देखने लगा था। मार्क्स ने उस स्वप्न को साकार करने की वैज्ञानिक पद्धति निकाली थी। ये इनका कहना है। मार्क्स ने उस स्वप्न को साकार करने की वैज्ञानिक पद्धति निकाली। व्यवहार और परिवर्तन की इस प्रकार बल देने का अर्थ है कि वैज्ञानिक भौतिकवाद चिंतन को बौद्धिक क्रिया को नगण्य समझता है, नहीं बुद्धि को व्यवहार जगत से संबद्ध करके यह बौद्धिक क्रिया को सार्थक करता है। वैज्ञानिक जे.डी. बर्नाल के शब्दों में, सावधानी से विश्लेषण, विभिन्न तथ्यों का विलगाव, कारणों का अनुसरण करते हुए परिणाम तक पहुंचना, प्रयोग पर निर्भर होना, इन सब बातों को मार्क्सवाद ने अपना लिया है और इससे उसे पुष्ट वैज्ञानिक आधार मिला है। फिर क्या है? वैज्ञानिक भौतिकवाद की चिंतन पद्धति अपनाने वाले लेखक तथ्य को संतुष्ट नहीं रह सकते। तथ्य कथन मार्क्सवाद से पहले भौतिकवाद की विशेषताएं थी। मार्क्सवाद भौतिक जगत का दृढ़ आधार स्वीकार करते हुए मनुष्य की विचारधारा, उसके भाव जगत, सामाजिक जीवन आदि का परस्पर संबंध बतलाता है और उनका विश्लेषण करता है। भाववाद की तरह विश्व की एकता का सिद्धांत वैज्ञानिक भौतिकवाद में भी है। यह एकता अध्यात्मवादियों की परोक्ष चेतना की एकता से भिन्न है। विश्व की एकता का आधार उसकी भौतिकता है, न कि मैं सोचता हूँ इसलिए हूँ। अहमवादी चिंतन। हमारे अनुभव क्षेत्र का विस्तार करने में विज्ञान ने दिखलाया कि विराट के प्रत्येक स्तर, व्यवस्था या वाहपो के हर स्तर के अपने नियम होते हैं। हमारे सहज ज्ञान के नियम विश्व के एक छोटे भाग के ही नियम है, यद्यपि यही भाग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है या अब तक रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि बार बार विज्ञान हमें उस संसार की विराटता से परिचित करवाता है, जगत से परिचित करवाता है और हमें एक नई दुनिया में ले जाता है। विराट विश्व के विभिन्न स्तरों को स्वीकार करके, विभिन्न स्तरों के नियमों की सापेक्षता स्वीकार करके वैज्ञानिक भौतिकवाद ज्ञान के प्रसार का मार्ग प्रशस्त करता है। एक स्तर के ज्ञान और सापेक्षता देकर वह संदेशवाद या अज्ञेयवाद के चक्कर में नहीं पड़ जाता है। इसलिए वो कह रहा है कि वहाँ संसार की
उस काल्पनिक दुनिया से बाहर लाने का भी प्रयास है, तो उस संसार को भी समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम वैचारिक परिवर्तन को और संसार की वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तब तक हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर घूमते रहेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला हमें। तथ्यों की प्रामाणिकता और वास्तविक इतिहास को समझने की और वास्तविक सामाजिक चेतना को समझने की आवश्यकता है। भीड़ के पीछे जाने से अगर हम समझ रहे हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हम बहुत पैसा कमा लेंगे, जीवन में बहुत सुख अर्जित कर लेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से हम जितना जल्दी जितना शीघ्र बाहर आ सकते हैं, आते हैं, उतना ही अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि समाज की वास्तविकता को अगर हम न समझ करके, हम आंखें बंद करके और आंखें खुली होने के बावजूद भी अगर हम सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है, गलतफहमी है। और इस गलतफहमी में अगर पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ नई न्यू जनरेशन को झोंक दिया जाता है, तो वो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। और हमारे चैनल पर आइए, घंटा दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। और आप पूरा दिन मन लगाकर काम करेंगे और अच्छे से अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मंगलमय दिन हो।